Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो गाइज वी आर लाइव नाउ। अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे थम्स अप करके ज़रूर बता दें। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है क्लास से। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी थी आपको टेलीग्राम ग्रुप में कि 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। अनुप्रिया, ईरम, सुनीता, कृष्णा, सारिका, प्रियांशु, सभी लोग आ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। कहाँ रह गई है बाकी सब? अर्चना, दिलीप कुमार, डेक्सटीरियस गर्ल, अर्चना कुमारी जी जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सभी आ जाए तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आ जाइए फटाफट से, हम शुरू करेंगे देन अपनी क्लास को। चलिए, जब तक सभी लोग आए तब तक हम ये डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए गाइज, ये आपकी डीएलएड 4th सेमेस्टर इंग्लिश की क्लास है और ये जो टॉपिक आपका चल रहा है अप्रोच और मेथड्स का, फर्स्ट यूनिट आपकी, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका सीटेट एग्जाम में भी अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो वहाँ इंग्लिश पेडागोजी में आपका ये टॉपिक पूछा जाता है। तो दोनों के लिए काम करेगा ये। अगर आप सीटेट में भी इंग्लिश लेते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी में आपके ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से और हमेशा पूछे जाते हैं। और डीएलएड के लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस है ही, वो आपको पता चल जाएगी जब मैं आपको आगे मैटर दिखाऊंगी कि कितना आपके एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। सो गाइस, इंग्लिश की आपकी आज की 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है जिनमें हमने मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग और डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। गुड मॉर्निंग रवि, अनुप्रिया जल्दी से आ जाइए सभी, प्रियंका, सोनिया, श्वेता जल्दी से सभी आ जाइए। बाकी सभी कहाँ रह गए हैं? तो आज की क्लास में हम अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश के 2 अप्रोच पढ़ेंगे, जिनमें पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच की और दूसरा कम्युनिकेटिव अप्रोच। जितने भी आपके अप्रोच हैं इंग्लिश टीचिंग के, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो यही दोनों हैं। तो आज की क्लास में इन दोनों को कवर कर ले जाएंगे हम। और देन जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम आपके जो भी 1-2 बचे अप्रोच होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ ये आपका जो टॉपिक है, चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के हम क्विज टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें क्विज और साथ में इसके जो 1-2 अप्रोच बचेंगे उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हमने बात की कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो गाइज, जब हमने सबसे पहली क्लास ली थी आपकी इंग्लिश की, तब हमने डिस्कस किया था कि अप्रोच क्या होता है और अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उस चीज़ को हम दोबारा ना बताते हुए, उनके बीच क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को दोबारा ना एक्सप्लेन करते हुए हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अप्रोच क्या होता है। चलिए एक बार रिकैप आपको करवा देती हूँ मैं। हमने क्या समझा था कि अप्रोच किसे कहते हैं गाइज, हम कोई बता पाएगा? अब ठीक है, देखिए बफरिंग तो नहीं हो रही है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स में। अब बफरिंग नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, बिल्कुल सही आवाज आप तक, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए, हो जाता है बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू यहाँ पर। हाँ, तो हम कहाँ थे?
हम बात कर रहे थे कि किसी भी मेथड के लिए अप्रोच क्या प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक बेस प्रोवाइड करता है। और एक अप्रोच के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या होगा? अप्रोच होगा। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों अप्रोच की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है अप्रोच की। क्या होती है कि सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि अप्रोच कंटेंट सेंटर्ड होता है, यानी विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। विषय वस्तु केंद्रित होता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसके ऊपर ही केंद्रित रहेगा आपका दृष्टिकोण। उसी से मिलती जुलती, उसी से ही सभी चीजें आपके जो माइंड में आपको जो नजरिया बनेगा वो उसी विषय वस्तु को लेकर के बनेगा जो आपके सामने है, जो आप पढ़ाने वाले हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव सेंटर, यानी आपका पढ़ाने का किसी भी सब्जेक्ट को क्या उद्देश्य है उसी पर केंद्रित रहेगा अप्रोच, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्लास में ही याद कर जाएंगे, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़े। तीसरा क्या है? लर्नर सेंटर, यानी जो सीखने वाला है क्लास में, स्टूडेंट्स है या लर्नर है, उस पर फोकस रख के ही अप्रोच को बनाया जाता है। एक टीचर पहले ये देखेगा कि जिसे वो सिखाने वाला है, जिसे वो पढ़ाने वाला है, जो उसके लर्नर्स है, वह किस तरह से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरह से आसानी से सीख जाते हैं। तो ये हो जाता है कि जो आपका लर्नर बेस्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड आपका ये अप्रोच होता है। आगे बात करें पर्पस क्या होता है अप्रोच को फॉलो करने का, तो यह होता है कि टू रियलाइज द गोल ऑफ एजुकेशन, आपके पढ़ाने के या शिक्षण के उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है, ये तय करता है आपका दृष्टिकोण। ठीक है, समझ आई यहाँ तक सभी को क्या होता है अप्रोच? जबकि इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले आपको समझा भी चुकी हूँ, लेकिन ये एक थोड़ा सा बेस क्रिएट करना था क्योंकि हम इससे आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ अप्रोच। ठीक है, इतना सही है? समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी बताइए जल्दी से, कमेंट्स देख रही हूँ मैं अभी। चलिए तो अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स के कौन कौन से होते हैं अप्रोच। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अभी आपको सिर्फ नाम देखना है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से अप्रोच हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में पूछ लिया गया कि डिफाइन अप्रोच, तो आप लोग ये डेफिनेशन और उसी के साथ थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर में अगर पूछा जाए और देन एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। 2 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे कंचन। आगे बात करते हैं और यहाँ चलते हैं। आपका सबसे पहले जिस अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे क्या है वो? स्ट्रक्चरल अप्रोच। आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत अच्छा 2 नंबर में पूछा गया था यहाँ पर। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग सभी ध्यान देंगे। अब इन दिस अप्रोच द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ इंग्लिश। यानी क्या बताया गया है गाइस यहाँ पर कि जो हम इंग्लिश सिखाएंगे या फिर जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें शिक्षण का आधार जो होगा वो एक स्ट्रक्चर होगा। जो हम शिक्षण करेंगे इंग्लिश को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इस अप्रोच में हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इंग्लिश के पैटर्न पर ध्यान देंगे। आप समझेंगे अब स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या होता है भाई इंग्लिश सिखाने का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी यहाँ हमें सिखानी है इंग्लिश किसको ध्यान में रखते हुए? इंग्लिश के एक स्ट्रक्चर को, एक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अब क्या हो सकता है वो पैटर्न, तो चलिए जाने। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर और पैटर्न इज मेड ऑफ वर्ड्स विच अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पैटर्न होता है, वो किससे बनता है? वर्ड्स से बनता है, जिनको हम अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो वो क्या बन जाता है? जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में
अरेंज करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, और उसे ही हम सेंटेंस भी कह देते हैं जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देते हैं कि भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, देन आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी संरचना को फॉलो करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम उसको फॉलो करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। तो यानी वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप इंग्लिश को पढ़ाते समय स्ट्रक्चरल अप्रोच, या भी जिस टीचर का स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा, संरचनावादी दृष्टिकोण होगा, अगर हिंदी में कहे, सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। मीन सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए सुकृति, ठीक है। यहाँ मैं बता रही हूँ कि अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। जो हमने ये सेंटेंस बनाया, कैसे बनाया, वर्ड्स के एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करके उन्हें एक सही मैनर में अरेंज करके तब बना सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पढ़ाने का, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये फॉलो करें तभी सेंटेंस होगा। आगे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक ही एग्जाम्पल नहीं है समझाने के लिए, काफी सारे हैं आगे, सो डोंट वरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं सेंटेंस इसलिए बताया कि हम जब बहुत सारे वर्ड्स को अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देने लगता है। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि क्या होता है स्ट्रक्चर और पैटर्न में, वो बहुत सारे वर्ड्स को अरेंज करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ला देता है, और स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो कैसा होना चाहिए, अगर बात करें, द स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड बी सिंपल, यूजफुल एंड टीचेबल। यानी यहाँ आप क्या समझेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे होंगे तो द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल फॉर बिगनर्स। इन द बिगनिंग सच स्ट्रक्चर शुड बी टॉट, यानी बहुत ही सिंपल, और हमें ऐसा सिखाना है बच्चे को ताकि वो एकदम से समझ पाए। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना हम शुरुआत में सिखाएंगे, ठीक है, जैसे आई एम सिंगिंग, यू आर वॉकिंग, इस तरह से छोटे छोटे से सेंटेंस बना करके हम बच्चे को सिखाएंगे, उन्हें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना सिखाएंगे कि भैया पहले आप ऐसे सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर आप वर्ब को रखेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और हर एक सेंटेंस आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाने होंगे। तो ऐसे बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, अब मैंने ये सेंटेंस तो बना लिया, जो नेक्स्ट सेंटेंस में बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मुझे यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले तो मुझे सब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे वर्ब ही रखनी पड़ेगी, देन मुझे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो बात हुई सिंपल। सिंपल से शुरुआत करनी है, बच्चे को सरल से जटिल की ओर लेके जाना है। देन बात करें यूजफुल हो, बच्चे के लिए यूजफुल होना चाहिए जो भी आप सिखाए। देन टीचेबल, यानी एक टीचर उसको जो सिखाता है वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में हो, ताकि बच्चे उसमें अपना भी कुछ प्रोडक्टिव कर सके, ठीक है। अगर उनको कुछ बनाने के लिए दिया जाए, सेंटेंस वगैरह कुछ भी, तो वो बना पाए। आगे बात करते हैं, इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन कहीं बाकी रह जाता है। तो यहाँ देखिए आप, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, और ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सीढ़ी को स्ट्रक्चर ही कहते हैं, जिसमें आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे तो वहाँ क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आप सीधा यहाँ छलांग लगा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको फॉलो करना होता है, बीच में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि छोटे बच्चे को प्राइमरी लेवल पर, आप इंग्लिश के टीचर हैं मान लीजिए, तो वहां पर आप बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएंगे, वर्ड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। यह भी तो देखिए एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वर्ड्स के बाद आप उसको फ्रेजेस के बारे में सिखाएंगे, देन आप उसको क्लोज के बारे में बताएंगे,
ठीक है। उसके बाद आप उसको सेंटेंस बनाना सिखा देंगे और फिर उसके बाद जो भी होल टेक्स्ट होगा यानी उसकी नोटबुक में जितना भी कंटेंट होगा उसको सिखा देंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, कैसे उसको वहां पर ग्रामर के रूल्स फॉलो करने हैं। तो यानी छोटे से शुरुआत की और कहाँ तक ले गए, सब कुछ सिखा दिया उसको, लेकिन कैसे, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ऐसे उसने, एक अध्यापक ने बच्चे को सिखाया, किस दृष्टिकोण से, स्ट्रक्चरल अप्रोच से। कौन से अप्रोच से, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इसमें स्टेप्स को फॉलो कर करके एक ऑर्डर में लगा के बच्चे को सिखाते हैं। ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या होता है स्ट्रक्चर। अगर आप नहीं भी समझे अभी भी थोड़ा बहुत तो यहाँ समझ जाएंगे। द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। समझ में आई बात। अब यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। कैसे किया, यहाँ पर दोस्तों टेंसेस के कुछ टाइप्स दिए गए हैं कि कोई सिंपल है, कोई कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कोई प्रेजेंट, कोई परफेक्ट, इस तरीके से। तो सब में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है और फिर उस तरह के कोई भी सेंटेंस आपसे पूछ ले तो आप वही पैटर्न फॉलो करते हैं। आई होप कि अब क्लियर बिल्कुल आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया होगा। ठीक, यहाँ से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। इसी के बीच से आपको कोई प्रश्न बन जाएगा, एमसीक्यू में हो या फिर आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाए। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट अप्रोच, जो कि आपका होगा सेकंड वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका डीएलएड 2019 में पूछा गया प्रश्न है आपका यहाँ से। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर थोड़ा घुमा करके प्रश्न पूछा गया था, तो इसी के अंदर उसको कवर कर लेंगे कि कैसे पूछा था इसके अंदर से आपका क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए बात करें कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है इस बारे में। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच आखिर क्या होता है, ठीक है, और इसमें बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे, देन वो भी हम क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बताया गया है यहाँ पर, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये भी कैसा है, ये भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक, in this approach everything from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important। यहाँ क्या बताया गया है दोस्तों, इस बात, पूरी बात का कहने का निचोड़ ये है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, जैसा कि आप इसका नाम पढ़ रहे हैं, देखिए हर एक का नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ होता है कि इस अप्रोच में क्या होने वाला है। आप नाम को देखकर ही समझ जाएंगे। इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाओ थोड़ा, मैं जी बिल्कुल हिंदी में एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश से ज़्यादा तो मैं इंग्लिश की क्लास में आपके लिए हिंदी यूज़ करती हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, सिर्फ समझाना उद्देश्य है, बाकी तो आप कर जाएंगे एग्जाम में। यहाँ बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है कम्युनिकेट का मतलब, बातचीत करना, बोलना। ठीक, तो यहाँ इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कुछ बोलने वाली, बातचीत वाली चीजें आई है, कि यहाँ पर बोलने से काम चलेगा, ना कि रिटन फॉर्म में। अब देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। लर्नर सेंटर्ड होता है, सबने समझ लिया, लेकिन क्या बताया गया है कि इस मेथड में फ्लुएंसी ऑफ सेइंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी आप बोलते कैसे, उसकी फ्लुएंसी पर, उसके प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है, और साथ ही साथ एक्यूरेसी पर भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखाने पर जोर दिए तो उनका ये देखना चाहिए कि वो बोलते कैसे हैं, उनकी फ्लुएंसी कैसी है, यानी उनका सबसे ज़्यादा इस अप्रोच में फोकस किया जाता है, उनकी फ्लुएंसी पर, वो सही से बोल पाए, इस पर फोकस किया जाता है, ना कि किसी स्ट्रक्चर पर। यहाँ आपको कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर का उद्देश्य होता है कि वो उसको बोलने में परफेक्ट कर दे, कि वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से स्पीक कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करें, देखिए यहाँ से आपका वो क्वेश्चन बना था जो मैंने स्टार यहाँ पर मेंशन किया है, देन इसको समझिए आप बहुत ध्यान से, आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। बताया गया है कम्युनिकेटिव अप्रोच इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को
सेकंड लैंग्वेज की तरह जब आप लोग सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अप्रोच होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण है वो कौन सा होगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे को उसकी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर प्रैक्टिस की जाती है कि वो उसको फ्लुएंसी बोल पाए। ठीक है, ग्रामर के या स्ट्रक्चर के रूल्स को अपने दिमाग में रख के बच्चा नहीं सीख पाता है इंग्लिश को बोलना। यहाँ पर बोलना ही सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक है, ये है यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य, जो बच्चे को सिखाने का कम्युनिकेटिव अप्रोच जब टीचर फॉलो करता है तो वो अपने दृष्टिकोण में यही बातें रखता है कि बच्चा सही से बोल पाए इंग्लिश। ठीक है, ना कि कोई स्ट्रक्चर फॉलो करने पर नहीं ध्यान देता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस, यहाँ पर लैंग्वेज की प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है, यानी बोलने की, इंग्लिश को बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिकॉज नोबडी फील्स इनहिबिटेड बाय ग्रामेटिकल रूल्स एंड डेफिनेशंस, यहाँ पर बच्चों के ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स और डेफिनेशंस को थोपा नहीं जाता है। बच्चे फ्री फील करते हैं इंग्लिश को बोलने में। उससे उनकी क्या होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंग्लिश को बोलने में। जब उनको उनके सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं निकाली जाती तो उनका पहले एक बार उनमें कॉन्फिडेंस तो आए बोलने का, तब वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि बच्चे को जो है प्रैक्टिस की जाए बोलने की। ठीक है, ना कि उसे रूल्स में बांध दिया जाए इंग्लिश के कि नहीं भाई तुमने इस छोड़ दिया, ये क्या कर दिया, गलत हो गया आपका तो सारा। तो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, तो सबसे पहले उसका बोलने पर ध्यान देना है। आगे बात करें, दे इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर बच्चे जब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। तो ये था आपका दूसरा। हाँ, नेग्लेक्ट करता है ग्रामर के रूल्स को, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये था आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ पर अगर कम्युनिकेटिव लिखा दिख जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच आपको कहीं लिखा दिख जाए तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमने सीखा है। अगर आपको कहीं स्ट्रक्चरल अप्रोच लिखा दिख जाए तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कैसे उसको बच्चे को सिखाना है इस दृष्टिकोण से। सुबह 10 बजे से ये क्लास रहती है। ठीक है, स्वागत जी। तो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन अप्रोच क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसी की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर है तो अभी क्लियर करते हैं क्योंकि हमने दोनों अप्रोच क्लियर कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, बताइए जल्दी से एक बार, कोई डाउट है कहीं पर आपका? और हाँ गाइज, मैं बताना चाहूँगी कि जो भी नए फ्रेंड्स हैं इस क्लास में या फिर बाद में देख रहे होंगे तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाता है ताकि आप वहाँ से इजीली ज्वाइन कर पाए, वहाँ से आपको ढूंढना ना पड़े। सो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। एंड इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे ताकि एकदम बर्डन ना हो, अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि सबको क्लियर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, टेस्ट रखेंगे अगली क्लास में आपका। जो एक दो यहाँ पर अप्रोच बच जाता है रवि जी, उनको कवर करते करते उसी क्लास में हम टेस्ट भी रखेंगे, क्योंकि एक दो अप्रोच बचते हैं वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, उसी के साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ओके, और देखिए कितनी कम संख्या आपकी है, कहाँ चले जाते हैं इस समय सभी के सभी। 10 बज रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सो भी रहा हो। चलिए ठीक है, हाँ शाम की क्लास होगी, मैं आपको बता दूं शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी, एज इट इज़ रहेगी। और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में कि किस सब्जेक्ट की क्लास होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए ठीक है, राम राम जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सभी अपना ध्यान रखिए और नोट्स बना लीजिए। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, स्वागत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। ऑलराइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
है।